और अब आइए रुख करते हैं अपने आज के शो का। जी हां, हिंदुस्तान की राजनीति जमीन बदलने के बाद क्या अब मोदी दुनिया में भारत का जो पूरा का पूरा समीकरण है उसे भी बदल देंगे? ये वो सवाल है जो मोदी ने अपने शपथ ग्रहण पर सार्क देश के नेताओं को न्योता देकर उठा दिया है। क्या मोदी अपने कार्यकाल के पहले ही दिन से विश्व को कोई संदेश देना चाहते हैं? अगर हां तो क्या, और क्या दुनिया मोदी का ये संदेश समझ सकेगी? सिर्फ 4 दिन बाद नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस खबर ने पूरी दुनिया के नेताओं की निगाहें भारत पर टिका दी हैं। पूरी दुनिया सोच रही है मोदी आएंगे, क्या करेंगे? क्या चीन, क्या पाकिस्तान, क्या अमेरिका? देखिए, हमारे वज़ीर आज़म ने मोदी जी को टेलीफोन किया पिछले जुम्मे के दिन, उनको मुबारकबाद दी और इस ख्याल का इजहार किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होंगे, और उनको पाकिस्तान आने की दावत भी थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ताल्लुकात दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ेंगे। मोदी भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। जिस मनमोहन सरकार के वक्त विदेश नीति की तीखी आलोचना हुई थी, अब उसी विदेश नीति को चुस्त करने के लिए मोदी ने अपना पहला कदम उठा दिया है। मोदी के शपथ ग्रहण के लिए सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजा गया है। इसमें भारत के सभी पड़ोसी देश आते हैं। पद संभालने से पहले ही मोदी की ये पहल बताती है कि विदेश नीति को लेकर वो कितने संजीदा हैं। आंख दिखाने के लिए अलाउ करना चाहिए। नहीं इतने बड़े देश ने वैश्विक संबंधों में आंख झुका करके जीना चाहिए, और न ही किसी को आंख झुकाने के लिए मजबूर करना चाहिए। संबंध ऐसे होने चाहिए जो हम आंख मिला करके बात कर सके। मोदी ने कल उन सभी विश्व नेताओं को फोन किया जिन्होंने उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी थी। उसमें ओबामा का नाम, इसमें जापान के शिंजो आबे हैं, तो रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन भी। हैरानी की बात यह है कि दुनिया के सभी नेता मोदी को लेकर कुछ ना कुछ राय अभी से रखते हैं। मिसाल के तौर पर चीन सरकार के थिंक टैंक ने मोदी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन से कर दी है। आपको बता दें कि चीन और अमेरिका के बीच 1970 के दशक में निक्सन ने ही गतिरोध खत्म करने की कोशिश शुरू की थी। चीन में निक्सन को अभी भी काफी माना जाता है। वहीं जापान के प्रधानमंत्री ट्विटर पर सिर्फ 3 ही लोगों को फॉलो करते हैं, उनमें से एक मोदी है। वहीं अमेरिका के रुख में भी बदलाव साफ देखा जा रहा है। 16 मई को ओबामा ने मोदी को फोन किया था। अमेरिका ने अपने पहले न्योते पर ठंडा रवैया देखते हुए एक बार फिर मोदी को न्योता बढ़ा दिया। सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान की तरफ मोदी का रुख। अगर नवाज शरीफ मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होते हैं तो ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा। खुद पाकिस्तान में मोदी के चुनाव पर काफी गहमागहमी है। आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने, जो तस्वीर उभर कर आ रही है उसमें यही कि तमाम विश्व भर के जो नेता हैं उनसे संपर्क में हैं, ट्विटर के जरिए, फोन के जरिए, और आपस में एक दूसरे की प्रशंसा भी हो रही है इन्हीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। खास तौर पर जापान के प्रीमियर की अगर बात करें तो इन सब पर बातचीत करेंगे। क्या विश्व और उसकी नीतियों को लेकर, भारत को लेकर एक नजरिया बदलेगा? क्या हम एक कूटनीति में बदलाव देखेंगे? कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दे। सिद्धार्थ नाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ तारिक पीरज़ादा जी जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीधे जुड़ेंगे कुछ देर में पाकिस्तान से। हमारे साथ केसी सिंह साहब जो कि फॉर्मर सचिव हैं MEA के, वो जुड़ गए हैं। जी पार्थसारथी फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं केसी सिंह साहब आपके पास लेकिन आज आना चाहती हूं, चूंकि हम उनकी आवाज, चेहरा तो दिख रहा है, आवाज अभी नहीं पहुंची है। मैं जी पार्थसारथी साहब आपके पास आना चाहती हूं। क्या नरेंद्र मोदी का चेहरा, जो कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक नया चेहरा है, अब हमारे रिश्तों में भी एक नयापन ला पाएगा पाकिस्तान के साथ, जो उनकी कोशिशें हो रही हैं? नवाज शरीफ को न्योता गया है। सुनाने पड़ रहे। जी पार्थसारथी साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूं। चेहरा बदला है देश के प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का चेहरा। उन्होंने शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रण भी दिया है नवाज शरीफ को। सिर्फ पाकिस्तान के नजरिए से आपसे समझना चाहते हैं, क्या बदलाव की उम्मीद रखें? देखिए, हमें ये पहली बात ये समझना चाहिए कि मकसद क्या रहा है नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने 7 निकट पड़ोसी जो हैं हमारे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में, सबके राजाध्यक्षों को बुलाया है।
यानी कि एक संदेश इससे ये है, साथ के साथ हम समानता से उनके साथ व्यवहार करेंगे। दूसरी बात यह है, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश जो हैं जहां मतभेद हैं, उनको आश्वस्त किया है, उनके राजनेताओं को आश्वस्त किया है कि उनके साथ भी अच्छे संबंध रहते हैं। रहा सवाल पाकिस्तान का, पाकिस्तान भी दक्षिण एशिया में एक देश है, तो उनके भी राजाध्यक्ष को यहाँ बुलाना उचित था, और मैं समझता हूँ कि द्विपक्षीय बातचीत होंगी मोदी साहब के, यानी कि कुछ समय तक, गहराई से तो नहीं हो पाएगा, सबके साथ, ताकि तय किया जाए कि आगे कैसे जाए। बहुत महत्वपूर्ण तो मैं समझता हूं ये कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी दुनिया देख रही है कि चुनाव के बाद शपथ ग्रहण के समय ही वो अपने पड़ोसियों को, और खास तौर पर निकट पड़ोसियों को, इतनी अहमियत दे रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। केसी सिंह साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? केसी सिंह साहब के पास चलेंगे, लेकिन इस बीच में चाहती हूं सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब, जो तस्वीर इस वक्त दिख रही है उसमें यही लगता है कि एक हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं अपनी पहल को लेकर, अपनी कोशिशों को लेकर, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी है जो हर कोशिश पर कांग्रेस पार्टी के उंगली भी उठाती रही है। इस कोशिश को कैसे देखें? देखिए, कोई बातचीत नहीं हो रही है कि आप बायलैटरल टॉक्स के लिए किसी को बुलाया जा रहा है। ये एक सरकार की पहल है, सरकार के लोग इस पे क्या निर्णय करके बुला रहे हैं, तो एक शपथ ग्रहण में बुला रहे हैं, अपने पड़ोसी देश के लोग हैं इसलिए बुलाया जा रहा है, कोई बायलैटरल टॉक्स के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। ये एक सार्थक पहल कही जा सकती है, लेकिन जो सरकार की क्या नीति होती है फॉरेन अफेयर्स में, अब जब सरकार शपथ लेगी उसके अंदर चर्चा होगी, चर्चा के बाद उन लोग बात करेंगे, तो इसलिए हम आगे बढ़कर पॉलिटिकल पार्टी होके इस पे कोई कमेंट्री करें वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि सरकार को तो अभी शपथ लेनी है और उसके साथ अपने जो एमईए के लोग हैं उन लोग के साथ बातचीत करके उनकी पॉलिसीज क्या रहेंगी उसके बारे में चर्चा होगी। लेकिन एक अच्छी चीज है, लोग आएंगे, लोग पड़ोसी देश भी उसमें शामिल होंगे शपथ ग्रहण में, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, बायलैटरल टॉक्स क्या होंगी, उसकी गहराई क्या होगी, वो एक अलग विषय हो जाता है, तो दोनों को जोड़ के अंजना जी ना जोड़ा देखा जाए। मीमा अफजल साहब, अच्छा कदम है नवाज शरीफ को तमाम सार्क देशों के प्रीमियर्स को बुलाना? देखिए, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब पाकिस्तानी प्रेसिडेंट यहां जियारत के लिए आए थे अजमेर, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि एक तरफ हमारे जवानों के सर काटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ इनको बिरयानी खिलाने पहुंच गए हैं सलमान खुर्शीद। आज वही नरेंद्र मोदी जो पूरे चुनाव के अंदर हिंदुस्तान के सिपाहियों के सरों का हवाला दे करके बार बार पाकिस्तान का नाम लेते रहे थे, मेरी समझ कि आज कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि बातचीत नहीं है, तो सिर्फ नेत्रा है। अगर मैं ये कहूं कि आज सर काटकर ले जाने वालों को आप राज तिलक का हिस्सा बना रहे हैं तो कैसा लगेगा? मैं इन प्रिंसिपल, जो अभी पार्थसारथी साहब ने कहा, बहुत ही सीनियर डिप्लोमेट हैं और पाकिस्तान के ताल्लुक से बहुत खरी राय रखते हैं हमेशा, और मैं उनकी डिबेट्स को बहुत गौर से सुनता हूं। जाहिर है कुछ दिन मैंने भी डिप्लोमेसी की है, 5 साल में रहा हूं जी, तो मैं जानता हूं कि क्या मजबूरियां होती हैं, लेकिन मजबूरियों का अंदाजा इतनी जल्दी मोदी जी को होगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मैं समझता हूं कि तारीख से सबक सीखना चाहिए और हालात से सबक सीखना चाहिए। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। मेरे ख्याल में जो फैसला किया है मुझे उस पर एतराज नहीं है, मैं उस बात पर एतराज कर रहा हूं जो लोग कटाश किया करते थे। ठीक है। और किस तरह इन्होंने पूरे इलेक्शन को पाकिस्तान के नाम पर ध्रुवीकरण करने की भी कोशिश की है। ठीक है, ठीक है। तारिक पीरज़ादा साहब और साथ ही केसी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी सिंह साहब, एक बार मैं पहले आपके पास आना चाहती हूं। तमाम सार्क के जो देश के प्रीमियर्स हैं उन सबको जोड़ लिया गया है। तारिक पीरज़ादा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक साहब, देश के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण के लिए बुलाया है, क्या वहां का दरवाजा इस नई रोशनी के लिए खुलने को तैयार है खुले दिल से? असल में वहां से तो दरवाजा पहले से खुला हुआ है, जैसे कि आपको मालूम था और है कि पाकिस्तान के सदर ने
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने और पाकिस्तान के जो दिल्ली में एम्बेसडर हैं उन्होंने सब ने इज्तमाही तौर पर कलेक्टिवली नरेंद्र मोदी की इंतखाब का खैर मकदम किया है, वेलकम किया है। और वो तो उन्होंने पाकिस्तान के उनको दौरे की भी दावत दे दी है। तो वो तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि तैयार बैठे हैं कि कल ये हल्फ उठाएंगे, स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी और परसों वो इनसे बात शुरू कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा हुआ। और इससे एक बात और हो गई, ये बड़े काम की बात है जो मैं करने लगा हूँ। पिछले 5-6 प्रोग्रामों में मुख्तलिफ चैनल पर जो हम देख रहे थे कि मीडिया नरेंद्र मोदी का फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा मुतय्यन करने की कोशिश कर रहा था, डिटरमिन करने की, और वो कह रहे थे पाकिस्तान को सबक सिखाएं। लेकिन मैं ये कह रहा था, ओ भाई, हिंदुस्तान के 57 करोड़ लोगों ने नरेंद्र मोदी को मुंतखब किया है, तो उसका एजेंडा नरेंद्र मोदी ने मुंतखब करना है, मीडिया ने नहीं करना। और शुक्र ये है, मैं जरा सी एक बात करूं, शुक्र ये है कि बिलाखिर नरेंद्र मोदी वजीर आजम हिंदुस्तान ने अपने एजेंडे का खुद ऐलान किया है, मीडिया के जरिए, मीडिया से मुतासिर नहीं हुए। तारिक साहब, मीडिया से हटिए और मीडिया पर आरोप लगाने से जरा आगे बढ़िए। सवाल मुद्दों का है और देश का है, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। आपसे एक सीधा सवाल, बिल्कुल सही। नरेंद्र मोदी के भाषण सुने हैं आपने पिछले दिनों, आपने उनका नजरिया जाना और समझा है, आप उनको लेकर पाकिस्तान की राय क्या है? देखिए, मैं आपको 2 बातें बताता हूं उसके मुतालिक। अगर आप इलेक्शन के नतीजे से 16 तारीख से एक दिन पहले का उनका वो बयान देखें जो पाकिस्तान के अखबारों में छपा था, कश्मीर के मुतालिक, पाकिस्तान से दोस्ती के मुतालिक, चीन से दोस्ती के मुतालिक, तो मैं उनके बाकी तमाम बयानात को छोड़कर जो कि पहले आ चुके हैं और वो मुख्तलिफ सवालों के जवाब में उन्होंने जवाब दिए हैं, उन्होंने अपनी उस इलेक्शन से एक दिन वाले बयान में अपनी पोजीशन वाज़े की है। उन्होंने कहा दोस्ती करेंगे, कश्मीर का मसला हल करेंगे, चीन से बातचीत करेंगे। तो मैं तो समझता हूं नरेंद्र मोदी बातचीत के लिए हिंदुस्तान के वजीर आजम के तौर पर बहुत ही कामयाब साबित होंगे। ठीक है, केसी सिंह साहब, जल्दी से इस पर एक रिएक्शन। देखिए, जब ये पता लगा कि इन्होंने इनको निमंत्रण दिया है जी, तो उसमें ये लगा कि ये पब्लिक रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बड़ी, इसमें बहुत अच्छी मूव थी। लेकिन इसमें कुछ बातें सोचने वाली हैं जी। जब भी सार्क के देश, ये देखा गया है कि जब भी सार्क की मीटिंग होती है या सार्क गुट के देश इकट्ठे होते हैं, तो फोकस सारा जो ध्यान है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे चला जाता है। तो चाहे आप 7 और देशों को बुलाएं, इसका ध्यान सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान, कुछ हद तक श्रीलंका के जो राष्ट्रपति आएंगे उन पे होगा, क्योंकि वाइको इनके एलाई हैं, वो उनके भी कुछ विचार होंगे, उनके विचार रहे हैं राजपक्षा के बारे में, तो वो क्या कहेंगे जब राजपक्षा जी यहाँ आते हैं। तो इसलिए ऐसे बुलाने से पहले तैयारी पूरी करनी चाहिए। अब बात यह है कि प्रधानमंत्री ने वे शपथ नहीं ली, उनके विदेश मंत्री कौन होंगे ये भी नहीं पता, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन होंगे ये भी नहीं मालूम। तो ये सारे लोग जब यहाँ पे आएंगे, नए प्रधानमंत्री से मिलेंगे, तो क्या उनकी तैयारी क्या होगी, क्या बात करेंगे, या सिर्फ हेलो जी हाथ मिला के वो वापस चले जाएंगे। इसी पर सिद्धार्थनाथ सिंह साहब, ठीक है सिंह साहब, ठीक है, आपकी बात मैं समझ रही हूँ। सिद्धार्थ साहब इसी पे कह रहे थे कि अभी किसी भी बायलैटरल टाइज या टॉक्स की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ एक शपथ ग्रहण समारोह का है जिसका हिस्सा बनने के लिए उन्हें न्योता दिया गया और वहीं तक बात अभी सीमित है। बहरहाल, शपथ ग्रहण के पहले जब से ही उन्हें मनोनीत किया गया प्रधानमंत्री पद के लिए, चुनाव वो जीते, तब से ही चाहे वो राष्ट्रपति ओबामा हो, चाहे शिंजो आबे हो, तमाम नेताओं ने ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर खुलकर अपनी भावनाओं का इजहार किया। और जो संपर्क हमने इन नेताओं के साथ देखा है, क्या उसी के साथ भारत के लिए एक नया पन्ना पलटा जाएगा कूटनीति और राजनीति के नजरिए से पूरे विश्व में? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण के लिए सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया है, जिसमें नवाज शरीफ भी आएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक पीरज़ादा साहब हमारे साथ सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह साहब हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से, मीम अफजल साहब हमारे साथ हैं, केसी सिंह साहब फॉर्मर सचिव MEA के हमारे साथ हैं। इन सबसे बातचीत करेंगे। तारिक पीरज़ादा साहब, इस सम्मान जो आपकी तरफ बढ़ाया जा रहा है, उसको उसी तरह से रेसिप्रोकेट करेंगे ना आप लोग, उसी फीलिंग के साथ? बिल्कुल, मैंने कई बार ये बात कही है कि नवाज शरीफ से बेहतर वजीर आजम पाकिस्तान में कभी नहीं आएगा, क्योंकि नवाज शरीफ अपने दिल से चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात हों।
उनके हजारों बयानात इस बात पर हैं, बल्कि उनके मुल्क के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो हैं इस बुनियाद पर कि वो चाहते हैं कि भारत से ताल्लुकात ठीक हों। तो अब जबकि मनमोहन सिंह ने 5-10 साल ज़ाया किए और कुछ नहीं किया, मैं समझता हूं नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब ने बड़ी बसीरत और विजन का मुजाहरा किया है। उन्होंने 2 काम कर दिए हैं एक ही बात में। एक तो ये है भारत के एक बड़ा मुल्क होने का सबूत दिया है, छोटी दुश्मनियों को एक तरफ रखकर। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि सार्क मुल्कों की तंजीम को स्ट्रांग कर दिया है एकदम, और उससे उनके पास आगे मुज़ाकरात करने के लिए एक रास्ता जो जरूरी था हिंदुस्तान के लिए, उस रास्ते को नरेंद्र मोदी ने एक ही झटके में खोल दिया है। तो ये बात जो करने को 10 साल लग गए थे मनमोहन सिंह को, उनमें फैसला करने की कुव्वत नहीं थी, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी। आप देखें उसके मुकाबले में नरेंद्र मोदी ने एक ही आन में यह फैसला कर डाला। वो इसलिए कर डाला, मेरा ख्याल है कि जो पिछले इलेक्शन में बयानात आए थे वो इलेक्शन के लिए थे, जबकि फॉरेन पॉलिसी और हिंदुस्तान के मुफाद के लिए जो बयान है फैसले लेने की कुव्वत तो तारिक पीरज़ादा साहब किसी पाकिस्तानी प्रीमियर ने भी अभी तक नहीं दिखाई, क्योंकि वहां पर तो सत्ता के कई केंद्र होते हैं ना, सिर्फ राष्ट्रपति फैसले ले भी नहीं पाता, ISI से लेकर सेना सबकी सुननी पड़ती है। क्योंकि आप ये भी दुरुस्त नहीं है कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहें कि उन्हें फैसले लेने की कुव्वत नहीं है। फैसले लेकर ही देश चल रहा था। जिस तरह की छवि बनती है उस पर इस तरह से बयानबाजी दूसरे नेता और प्रधानमंत्री के बारे में नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड सर, और नरेंद्र मोदी को भी इख्तियार है, सबको दोनों को इख्तियार है। मेरा ख्याल है ये सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक है जी। मैं चाहती हूँ केसी सिंह साहब आपका रिएक्शन इस पर आए। कुल मिलाकर जो एक यूफोरिया बिल्ड हो रहा है, क्या उस तरह से सस्टेन हो पाएगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या यकीन करें, वही नवाज शरीफ है ना, जब जनरल मुशर्रफ के साथ क्या हुआ था सरहद पर वो भी हमें याद है, तो उनका ये कहना कि वो सबसे अच्छे व्यक्ति हैं इस वक्त सब कुछ ठीक ठाक कर देने के लिए, कितना यकीन? देखिए, मैं 1998 में मेरी यादाश्त वापस जा रही है, क्योंकि मैं JSXP था उस टाइम जब प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी बस पे लाहौर गए। अब ये पब्लिक रिलेशंस के जो कदम होते हैं, इनका डिप्लोमेसी में एक अहम रोल होता है, लेकिन डिप्लोमेसी के जो बुनियादी उसूल हैं उनकी जगह पब्लिक रिलेशन से वो एक गैप भर नहीं सकते। और उनका बस पे चढ़ के वहां जाना उस टाइम ऐसे ही गिना जाता था जैसे कि ये निमंत्रण गिना जा रहा है। हाँ। लेकिन उसके आप देखिए नतीजा क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी तरेड़े हैं आतंकवादियों में, फौज में, और वो बड़ी हैं, 1998 से ज्यादा हैं। आज नवाज शरीफ उतनी ताकतवर नहीं है जितने 1998 में थे। तो इसलिए आतंकवाद की जो शक्तियां हैं वो इसको नहीं चलने देंगी। ये हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे कदमों से डिप्लोमेसी की ये जगह ले ली गई, एकदम फैसले हो जाएंगे। ये अच्छा कदम है, लेकिन इसमें हमें बहुत ज्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं देखना चाहिए। तारिक पीरज़ादा साहब, देखिए इस बात की जी इनकी बात की तरदीद 2 चीजों से होती है। हाँ। आप देखें 12 साल अमेरिका ने दहशतगर्दी की जंग लड़ी और पाकिस्तान के खिलाफ जंग मुसल्लत की, इम्पोज की, लेकिन अब उन्होंने भी ये नतीजा निकाला है कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है, लिहाजा वो पाकिस्तान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। यही सूरत हाल है। आप आतंकवादी का नाम लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनको हॉस्टेज ना बनाइए। आपको मैं फिर दोहराऊंगा कि जो 1998 वाला उसे क्या कहते हैं नवाज शरीफ था, वो आज के नवाज शरीफ से 1000% कमज़ोर था। आज तो वो 2/3 अक्सरियत से आया हुआ है। उसके पीछे फौज है। फौज ने सैकड़ों दफ़ा बयान दिया है कि हम और हुकूमत एक पेज पर हैं। यहाँ तक कि तालिबान के साथ भी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, हाँ। उसमें भी नवाज शरीफ और फौज जो है एक साथ चल रहे हैं और तमाम सियासी पार्टियां साथ चल रही हैं। तो मैं समझता हूं मेरे दोस्त ने जो भी बयान दिया है वो बिल्कुल गलत है। आज का नवाज शरीफ कल से ज्यादा मजबूत है और आज का मोदी कल के मनमोहन सिंह से ज्यादा मजबूत है। मीम अफजल साहब, देखिए तारिक पीरज़ादा साहब का अभी बयान सुनकर के मुझे बहुत जबरदस्त हैरत हो रही है। बिल्कुल ऐसी ही जैसे मोदी जी का जो दावतनामा गया है, तकरीबन वैसी ही मुझे हैरत हो रही है। मुझे याद पड़ता है शायद आप ही का चैनल था या कोई और चैनल था, यही तारिक पीरज़ादा साहब
मोदी के बारे में जो कुछ कह रहे थे उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज अचानक बदल गए हैं और जिस जबान के अंदर वो स्वागत कर रहे हैं मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन सुन लीजिए तारिक साहब, मैंने आपकी सारी बातें सुनी हैं। आप जिस तरह से इस वक्त मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, मुझे खुशी है कि पाकिस्तान में इस तरह की कम से कम आपने बात की। मेरे ख्याल में किसी की हिम्मत नहीं थी इस तरह की बात करने की। मैं कई चैनल पर पाकिस्तानियों से गुफ्तगू करता रहा हूं और पाकिस्तान से एक ही आवाज आती थी, मोदी कातिल हैं, मोदी ने 2000 आदमियों को कत्ल किया, मुसलमानों का कत्लेआम किया है। और मैं लड़ाई लड़ता था कि यह आपकी लड़ाई नहीं है, हमारी, हम अपने आप देखेंगे, आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। आज आप दूसरी जबानें बोल रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जल्दी से जवाब दे कि केसी सिंह साहब ने जो बात कही है वो एक एक्सपीरियंस डिप्लोमेट की जबान है और उसको समझना चाहिए उन्होंने क्या कहा है। मैं समझता हूं, बहुत से एक्सपीरियंस डिप्लोमेट्स को जानता हूं। सार्क मेरी जरा बात, जरा जवाब सुन लीजिए तारिक साहब का, जल्दी से तारिक साहब, जरा जल्दी से देखिए। बात ये है, मैं आ रही हूँ सिद्धार्थ जी, मुझे भी तकलीफ, मुझे भी है परेशानी जो मीम अफजल साहब ने कहा है। मीम अफजल साहब, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे आप पाकिस्तान से आप लिंक हुए हैं। सवाल ये है कि इस लोकतंत्र ने जिस तरह के बहुमत के साथ उनको उस कुर्सी पर बिठाया है, आज कम से कम ऐसी भाषा नहीं बोली जानी चाहिए लोकतंत्र में। सही हूं मैं मीम अफजल साहब? देखिए, मैं आपको कहूं छोटी बात तो देखिए, मैंने सिर्फ उनकी जबान सुनकर के ये बात कही है, मुझे इस पर एतराज नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन मैं सिर्फ ये आपके चैनल के जरिए से हिंदुस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूं कि दोस्ती ही में बका है, दुश्मनी में नहीं है। जो लोग चुनाव के वक्त दुश्मनी भारत के लिए करते हैं वो भी गलत हैं, और जो लोग हिंदुस्तान के अंदर दुश्मनी पाकिस्तान की दिखा करके चुनाव को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो भी गलत हैं। सिंह साहब और साथ ही तारिक पीरजादा साहब, मैं चाहती हूं आप दोनों रिएक्शन दें क्योंकि मीम अफजल साहब ने उंगली आप दोनों पर उठाई है। सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब, देखिए अंजना जी, मैं 3 बातें जल्दी जल्दी करूंगा। पहले तो भारतीय जनता पार्टी को कबूल नहीं है कि कोई भी व्यक्ति हमारे भारत के प्रधानमंत्री को कमजोर के, भारत का प्रधानमंत्री कमजोर नहीं हो सकता, उसके पीछे 125 करोड़ लोग रहते हैं। और दूसरी बात मैं इतना कह सकता हूं कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं उनसे इतना ही गुजारिश करूंगा कि वो जब उदाहरण भी दें तो उन शब्दों का ध्यान दें, उदाहरण देते समय भी। ठीक है। तीसरी बात, मैं केसी सिंह साहब के बात से सहमत हूं कि जब सार्क की बात होती है तो उस समय पाकिस्तान सेंट्रिक बन जाता है। इन्विटेशन सार्क के सब लोगों को गया है, इसको पाकिस्तान सेंट्रिक मीडिया भी ना बनाए ना कोई बनाए। और साथ ही साथ ये भी कह रहा हूं अंजना जी कि कभी कभी शायद केसी, एक सेकंड अंजना जी, एक सेकंड खत्म कर लेनी चाहिए। मैं केसी सिंह साहब मैं केसी सिंह साहब की बात पे एक थोड़ा सा अलग से हट के बोल रहा हूं। शायद डिप्लोमेसी में वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं और हैं, होंगे भी, लेकिन कभी ये भी देखा है कि 7 जनों के बीच में, 7 दोस्तों के बीच में 6 एक साथ चलते हैं, वो इकोनॉमिकली बेटर होते हैं, वो विकसित होते हैं। और जो 7वां नहीं चलता वो कमजोर इतना होता जाता है। एक पेशेंस का गेम होता है, फिर 7वां कहीं ज्वाइन करना चाहता है 6 लोगों के क्लब में, तो उसको उन 6 लोगों के टर्म्स को मानना पड़ता है। और मैं उम्मीद करता हूं इस प्रकार की विदेश नीति रहेगी। सिद्धार्थ जी, वक्त की कमी है, लेकिन ध्यान रखिए, आप कह रहे हैं मीडिया ध्यान न दे, लेकिन आप अगर सत्ता में दूसरी तरफ इस वक्त विपक्ष में होते तो आपका ध्यान, आपकी नजर भी वही रहती। ये सत्ता में इधर उधर पहुंचने से ये तमाम नजरिया बदलता है। तारिक साहब, जल्दी से आखिरी रिएक्शन, एक लाइन में जल्दी से 1 2 3 बिल्कुल। देखिए, ये जो केसी सिंह साहब ने और जजमेंट मत करिए, उसमें एंकर ही रहे, आप जजमेंट मत पास करिए प्लीज। जल्दी से बोलें प्लीज तारिक पीरजादा साहब, बात तो करने दीजिए। देखिए, उसमें जो खराबी है उनकी तमाम नुक्तों में वो ये है कि जहां तक सार्क का ताल्लुक है, इस इलाके में 2 सबसे बड़े मुल्क हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लिहाजा पाकिस्तान का नाम तो आना ही आना है जब उसको दावत जाएगी। एक बात। दूसरी बात, जहां तक उसे क्या कहते हैं हिंदुस्तान की पॉलिसी का ताल्लुक है, देखिए नरेंद्र मोदी जब गुजरात के वजीर आला थे तो हमने उस वक्त जो बात की थी, और मैंने पिछले 2 साल में ये बातें की हुई हैं, उस वक्त गुजरात के वजीर आला के तौर पर उनकी पॉलिसी पर तबसरा किया गया था कि उन्होंने 1000 आदमी कत्ल होने दिए, 1000 मुसलमान कत्ल होने दिए। लेकिन अब वो
अमन की बात कर रहे हैं। हाँ। मैं कैसे आंख बंद करके कह दूं हाँ। कि वो अमन की बात नहीं कर रहे हैं जब उनके मुंह से अमन की आशा आ रही है। और इस नियम से तो जी बिल्कुल, और इस नियम से तो नवाज शरीफ भी करगिल का इतिहास अपने साथ ढो कर लाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पहल है, अंजाम इतिहास बताता है, बहुत मुश्किल।